सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे समतल में गति भाग 7। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 7 में हम आपको पढ़ाएंगे प्रक्षेप गति, इसको इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्षैतिज प्रक्षेप, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तिर्यक प्रक्षेप, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, समान परास के लिए दो प्रक्षेप कोण, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। फर्स्ट टॉपिक है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो समझते हैं इसको। माना ये कोई तल है, यहाँ से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो ऊर्ध्वाधर ना फेंक कर, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, ठीक है, किसी अन्य दिशा में फेंकेंगे तो ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई उसी तल में अन्य बिंदु पर गिरती है। और जो ऊर्ध्वाधर तल में गति होती है वो काय के अधीन होती है? गुरुत्व के अधीन होती है, ठीक है। तो जो इस प्रकार की गति होगी वो कौन सी गति कहलाएगी? प्रक्षेप गति कहलाएगी, ठीक है। क्या जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। एक समतल में गति का सबसे सरल उदाहरण प्रक्षेप गति है। फेंकी जाने वाली वस्तु को प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल कहलाती है, इसको प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। प्रक्षेप के पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं और जो पथ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है, इसको इंग्लिश में पैराबोलिक कहते हैं। बंदूक से दागी गई गोली, वायु में किक किए गए फुटबॉल की गति, गतिमान वायुयान से छोड़े गए बम की गति आदि प्रक्षेप गति के उदाहरण है। प्रक्षेप गति द्विविमीय गति होती है। इस प्रकार प्रक्षेप गति को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला है क्षैतिज गति, दूसरा है ऊर्ध्वाधर गति। ये दोनों गतियां एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। प्रक्षेप गति गुरुत्व के अधीन होती है, अतः प्रक्षेप पर सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, क्षैतिज दिशा में नहीं करता है, ठीक है। मतलब क्या है? ये एक क्षैतिज दिशा हो गई, क्षैतिज में गति हो गई, ये ऊर्ध्वाधर गति हो गई, ठीक है। तो बोल रहे हैं ऊर्ध्वाधर गति के नीचे की ओर गुरुत्व के त्वरण कार्य कर रहा है ये, ठीक है। और जो क्षैतिज दिशा में क्या होता है? ये हो गई क्षैतिज दिशा में, जैसे यहाँ पे इस बिंदु पर क्षैतिज दिशा ये होगी तो यहाँ पे इस दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता है और ऊर्ध्वाधर दिशा के नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। क्षैतिज प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप के पहले हम आपको बताएंगे गति के समीकरण अपने पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है v = u + at, दूसरा होता है s = ut + ½ at² और थर्ड होता है v² = u² + 2as। तो इन समीकरणों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति में कैसे वियोजित करते हैं वो देख लेंगे, कैसे लिखते हैं। तो जो क्षैतिज गति होती है वो x अक्ष के अनुदिश होती है, ठीक है। तो क्षैतिज गति में कैसे लिख देंगे इसको? vx बराबर ux + ax × t, ठीक है। ऊर्ध्वाधर गति में कैसे लिख देंगे? vy बराबर uy + ay × t।
ये क्षैतिज एक्स अक्ष के अनुदिश क्षैतिज गति में हो गया, यहाँ सब में एक्स एक्स लगा दिया, और ऊर्ध्वाधर गति ये वाई अक्ष के अनुदिश यहाँ वाई लगा दिया। अब जो सेकंड समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको क्षैतिज गति में कैसे लिख देंगे, ये दूरी है तो x एक्सिस पर दूरी क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर में क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है उसको क्षैतिज गति में कैसे लिख देंगे, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति में कैसे लिखेंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। ये तीनों समीकरण क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति में वियोजित कर दिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अभी जो डेरिवेशन करेंगे उसमें ये समीकरण यूज होंगे। अगला टॉपिक है क्षैतिज प्रक्षेप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। माना जमीन से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु O से एक प्रक्षेप को वेग u से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये h ऊंचाई हो गई, h ऊंचाई पर स्थित बिंदु O हो गया, और बिंदु O से एक प्रक्षेप को u वेग से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। समय t पर प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y है। प्रक्षेप को या प्रक्षेप गति को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, समय t पर प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y है। प्रक्षेप गति को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जाता है। तो क्षैतिज गति में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये क्षैतिज गति है, तो क्षैतिज गति में u क्या लेंगे, यू एक्स, तो यहाँ यू एक्स बराबर क्या दिया हुआ, यू वेग से फेंक रहे हैं तो u आ जाएगा, और ए एक्स क्षैतिज दिशा में त्वरण ए एक्स लेते हैं तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, क्षैतिज दिशा में कार्य नहीं करता है। तो अपने पास क्षैतिज गति में सेकंड समीकरण क्या होता है, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर गति में निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर गति में, तो ऊर्ध्वाधर गति में क्या होगा अपने पास, यू वाई ये तो क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो यहाँ यू वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर गति में समीकरण क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में t का मान रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 में t का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख देंगे, g अपॉन 2 यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जहाँ k बराबर क्या है, g अपॉन 2 यू स्क्वायर, और ये क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या समीकरण
3 एक परवलय का समीकरण है। अतः जमीन के ऊपर किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। तो ये समीकरण काय का हो गया? अपने प्रक्षेप के पथ का समीकरण हो गया। ठीक है, जो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्रक्षेप के पथ का समीकरण है। समीकरण 3 क्या है? एक परवलय का समीकरण है। अतः जमीन के ऊपर किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। प्रक्षेप पथ का समीकरण निकाला। अब है उड्डयन काल। उड्डयन काल को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? प्रक्षेप को पृथ्वी तक आने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं। क्या है? प्रक्षेप को पृथ्वी तक आने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो अपने पास ऊर्ध्वाधर गति में समीकरण क्या था? y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है अपने पास? h है, तो ये क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू वाई क्या है अपने पास? यहाँ पे 0 है, तो ये 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई क्या है अपने पास? यहाँ g है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पहुंच जाएगा, 2h अपॉन जी। तो t बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यही उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। यही उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। ठीक है, समझ में आया क्या होता है उड्डयन काल? उड्डयन काल होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रक्षेप को पृथ्वी तक आने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर गति में जो अपना समीकरण होता है y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई क्या होता है? 0 होता है, और y क्या है अपने पास? h है, और ए वाई बराबर g है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 2h अपॉन जी। तो t बराबर अंडर रूट में 2h अपॉन जी। तो यही उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। अब है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास क्या होती है? हॉरिजेंटल रेंज। प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी। मतलब उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी, मतलब यहाँ से स्टार्ट की और ये यहाँ पे आ गए, तो क्षैतिज दूरी कितनी तय की? ये। तो इसको क्या बोल देंगे? क्षैतिज परास। तो क्या बोल रहे हैं? प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। उसका क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से
प्रदर्शित करते हैं। तो प्रक्षेप का क्षैतिज वेग u जो होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। प्रक्षेप का क्षैतिज वेग u नियत रहता है। तो r बराबर क्या होगा, u इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, u t अभी निकाला, अंडर रूट में 2h अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा, यही क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। यही क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। इस प्रकार अपने पास 3 इक्वेशंस आए क्षैतिज प्रक्षेप के। पहला क्षैतिज पथ का समीकरण y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो k बराबर क्या है यहाँ पे, g अपॉन 2 यू स्क्वायर। ठीक है। दूसरा इक्वेशन अपने पास है उड्डयन काल। उड्डयन काल t बराबर क्या आया अपने पास, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तीसरा समीकरण अपने पास है r है क्षैतिज परास, क्या आया, r बराबर u अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये तीनों इक्वेशन अपने क्षैतिज प्रक्षेप के ज्ञात किए हैं अपन ने। अभी क्षैतिज प्रक्षेप पढ़ा है, अब है त्रियक प्रक्षेप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। माना एक प्रक्षेप को जमीन पर स्थित बिंदु O से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखो यहाँ पे एक प्रक्षेप को जमीन पर स्थित बिंदु O से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है। तब थीटा क्या हो गया, यहाँ प्रक्षेप, इसको प्रक्षेप कोण कहते हैं थीटा को। ठीक है। अब बिंदु O को मूल बिंदु मानते हुए क्षैतिज दिशा में x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में y अक्ष खींचा और वेग u को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है। वेग u को कितने घटकों में वियोजित किया, 2 घटकों में। पहला है अपना x अक्ष के अनुदिश और दूसरा करेंगे y अक्ष के अनुदिश। ठीक है। तो x अक्ष के अनुदिश घटकों में वियोजित करेंगे तो जहां से थीटा एंगल बनता है उसको कॉस में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है। x अक्ष के अनुदिश घटक वियोजित हो गया और ये y अक्ष के अनुदिश होगा यहाँ से u sin थीटा। ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया अपना, u x इज इक्वल टू u cos थीटा। ये हो गया क्षैतिज दिशा के अनुदिश। सेकेंड है अपना u y इज इक्वल टू u साइन थीटा। ये है ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश, ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है प्रक्षेप पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें मान के चलेंगे कि समय t पर जो प्रक्षेप बिंदु P पर पहुंच जाता है, जहां पर क्षैतिज विस्थापन कितना हो गया, ये x हो गया और ऊर्ध्वाधर विस्थापन ये y है। तब जो प्रक्षेप की गति है वो 2 गतियों का संयोग माना जा सकता है। तो फर्स्ट है अपने पास क्षैतिज गति, x अक्ष के अनुदिश और सेकंड है ऊर्ध्वाधर गति y अक्ष के अनुदिश। तो फर्स्ट निकालेंगे क्षैतिज गति। ठीक है। तो इस गति में जो प्रारंभिक वेग है, क्षैतिज गति कौन सी है अपने पास, ये, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, ux बराबर क्या है अपने पास, u cos थीटा और ax बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये यहाँ पे ax क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण कार्य नहीं करता है। तो अपने पास समीकरण क्या है क्षैतिज गति में, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे ऊर्ध्वाधर गति में। दूसरा है, पहली हो गई क्षैतिज गति, दूसरी है ऊर्ध्वाधर गति। तो ऊर्ध्वाधर गति में निकालेंगे तो यू वाई बराबर अपने पास क्या है, ये देखो, ये घटकों में वियोजित कर लिया तो यू वाई बराबर यू साइन थीटा हो गया यहाँ से। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, और ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के जी। देखो यहाँ से क्या है, ये ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस स्थिति में, और त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है। मतलब गति ऊपर की ओर हो रही है, त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो जो अपना जी होगा वो कहाँ काय में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, माइनस के जी, ए वाई इज इक्वल टू माइनस के जी। तो ऊर्ध्वाधर गति में समीकरण क्या होता है, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अब वैल्यूज रख देंगे तो यू साइन थीटा इंटू टी और प्लस हाफ ये माइनस के जी टी स्क्वायर। तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में टी का मान रखने पर, तो टी की वैल्यू रख देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू में x अपॉन u कॉस थीटा माइनस 1/2 इंटू जी x अपॉन u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको u से u यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख देंगे, g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये y बराबर हो गया। ठीक है, तो एक समीकरण ये हो गया अपने पास, समीकरण नंबर 2, यहाँ पे थीटा जी और यू नियतांक हैं। अतः समीकरण 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो a बराबर क्या हो गया, टेन थीटा, और b बराबर क्या हो जाएगा, g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अतः समीकरण 3, जो ये समीकरण 3 है, यह परवलय का समीकरण है। अतः तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। समीकरण 3 परवलय का समीकरण है। अतः तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब है अगला पार्ट, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फेंके जाने वाले बिंदु से उच्चतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं कि जिस तल से प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया, यहाँ से किया, ये उच्चतम बिंदु तक गया और वापस
उसी तल में स्थित अन्य बिंदु पर आ जाता है तो इसमें प्रक्षेप को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन कितना हुआ? y इज इक्वल टू 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन y इज इक्वल टू 0 और u y इज इक्वल टू कितना है अपने पास? u साइन थीटा और ए वाई बराबर कितना है? माइनस के जी। तो समीकरण क्या होता है अपने पास? y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो y तो 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? u साइन थीटा इंटू टी और प्लस हाफ माइनस के जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी ये कैंसिल हो गया तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही उड्डयन काल का व्यंजक है। यही उड्डयन काल का व्यंजक है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुल विस्थापन कितना हुआ? y इज इक्वल टू 0। विस्थापन तो x में हुआ, y में तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, कुल विस्थापन y इज इक्वल टू 0 और यू वाई बराबर कितना है अपने पास? u साइन थीटा और ए वाई बराबर माइनस के जी। तो इस समीकरण में वैल्यूज रख दी। y इज इक्वल टू 0 यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस के जी टी स्क्वायर। तो ये हाफ है, इस साइड माइनस का है, ये साइड आ जाएगा तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी से टी यहाँ एक कैंसिल हो गया तो टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही उड्डयन काल का व्यंजक है। अब है क्षैतिज परास। प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या है? प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रक्षेप का क्षैतिज वेग नियत रहता है। प्रक्षेप का क्षैतिज वेग नियत रहता है। ठीक है, अतः समीकरण x बराबर यू एक्स इंटू टी से, तो यू एक्स बराबर क्या है अपने पास? u कॉस थीटा और t बराबर अभी निकाला अपन ने क्या है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे? यू स्क्वायर ये यहाँ लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे? यू स्क्वायर ये क्या का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया अपॉन में जी। तो आर बराबर क्या हो गया अपने पास? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही क्या है अपने पास? क्षैतिज परास का व्यंजक। यही क्षैतिज परास का व्यंजक है। ठीक है, अब देखो आर का मान कब अधिकतम होगा? जब साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होगा। ठीक है,
तो साइन 2 थीटा बराबर अधिकतम वैल्यू क्या 1 होती है, तो साइन 2 थीटा बराबर 1 लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर साइन 90। कब होता है मान, जब साइन 90 होता है। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। अतः क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए। ठीक है, तो आर मैक्स समीकरण इससे क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम क्या लिख देंगे यहाँ से, आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या 1 रख दिया, तो आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी, यही अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। अगला पार्ट है अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट। प्रक्षेप द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है, माना फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में प्रक्षेप को t सेकंड का समय लगता है, तब यू वाई बराबर पता है अपने पास क्या होता है, यू साइन थीटा। अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है। ए वाई पता है अपने पास क्या होता है माइनस के जी होता है, और वाई बराबर अधिकतम ऊंचाई को एच लिख दिया। तो समीकरण गति का पहला समीकरण क्या होता है अपना, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई 0 हो गया, ये हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस ये माइनस के जी और टी। तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, ये यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब जो अपना गति का दूसरा समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y बराबर क्या है यहाँ h, तो h बराबर क्या हो जाएगा u साइन थीटा, t की वैल्यू यहाँ से आएगी u साइन थीटा अपॉन जी, ये ए वाई यहाँ माइनस आ जाएगा हाफ ए वाई क्या है जी और टी स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। एक जी से एक कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस के हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो यहाँ h बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये आधा है, ये देखो 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, दो एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, वो भी प्लस में। तो यहाँ पे पूरा 1 है और ये आधा है, तो यहाँ से जाएगा तो कितना बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये आ गया अपने पास h। यही प्राप्त अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक है, यही प्राप्त अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक है। ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास कौन कौन से आ गए, सबसे पहले तो प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या था अपने पास, y बराबर x टेन थीटा माइनस के जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। दूसरा अपने पास उड्डयन काल t बराबर क्या आया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तीसरा अपने पास क्षैतिज परास r बराबर क्या आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और फिर r मैक्सिमम क्या था अपने पास यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, फिर निकाला अपन ने मैक्सिमम हाइट, h बराबर क्या आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
2g। मतलब अपन ने जो अपना त्रियक प्रक्षेप में ये इतने डेरिवेशन कंप्लीट किए। आपको रिपीट करके वीडियो दोबारा देख सकते हो। अगला टॉपिक है समान परास के लिए दो प्रक्षेपक कोण, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। एक ही क्षैतिज परास के लिए दो प्रक्षेपक कोण होते हैं। देखते हैं, जब प्रक्षेपक को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से या वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रक्षेपक द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास क्या होगी, r1 बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब यदि प्रक्षेपक को उसी स्थान पर क्षैतिज से 90 माइनस थीटा कोण बनाते हुए उसी वेग u से प्रक्षेपित किया जाए तो प्रक्षेपक द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास r2 बराबर u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g। ये थीटा से किया जा रहा था, ये 90 माइनस थीटा से किया गया तो u स्क्वायर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है तो r2 बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। समीकरण 1 व 2 से r1 बराबर r2। इस प्रकार प्रक्षेपक को चाहे क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए या 90 माइनस थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए, क्षैतिज परास का मान उतना ही होगा। अब इस डायग्राम को देखते हैं कि थीटा बराबर 30 और थीटा बराबर 60, तो क्या इन दोनों को या थीटा पर रख लो या 90 माइनस थीटा पर रख दो, तो ये क्या हो गई, रेंज एक ही हो गई। दूसरा देखते हैं एक 40 और 50 का, तो उसकी रेंज भी क्या हो गई, सेम हो गई। अतः प्रक्षेपक कोण 40 और 50 के लिए क्षैतिज परास का मान उतना ही है, यद्यपि अधिकतम ऊंचाई भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार प्रक्षेपक कोण 60 और 30 के लिए भी क्षैतिज परास का मान समान रहता है।